आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेया आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ पंचवटी कविता लेके, जिसके लेखक हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। इसमें उन्होंने लक्ष्मण जी के विचारों का चित्रण किया है। लक्ष्मण जी के अंदर कितने विचार उठते हैं, कौन से विचार उठते हैं, इसका उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि ये क्या ही स्वच्छ चांदनी है, कितनी अच्छी स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा, कितनी शांत रात्रि है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, ये बहुत ही स्वच्छ साफ सुमंद गंध वह, सुमन की तरह गंध वह, फूल की तरह गंध वाली, साफ और फूल की तरह गंध वाली जो हवा बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, इससे कौन सी दिशा निरानंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, बंद नहीं हुए हैं, अभी भी चलते हैं नियति नटी, यानी कि प्रकृति रूपी पुतले जो नाटक करते हैं, प्रकृति रूप के नटी के कार्यकलाप चलते रहते हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन ये कितने एकांत भाव से, कितने शांत भाव से चुपचाप अपने कार्यकलाप करते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कवि आगे कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा रात्रि मोती सबके सोने पर बिखेर देती है, ओस रूपी मोती सबके सोने पर बिखेर देती है, यानी कि रात्रि में। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, जब सुबह हो जाती है, सवेरा हो जाता है, तब रवि सूरज उन सभी मोतियों को बटोर लेता है, यानी कि उन सभी को सुखा देता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और अपनी विराम दायिनी संध्या, शाम संध्या, यानी कि जब संध्या में सूरज डूबता है तब उसको विराम मिलता है, इसलिए संध्या को सूरज की विराम दायिनी कहा जाता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, जिससे शून्य आकाश का श्याम रूप अपना एक नया रूप झलकाता है, आकाश का काला रूप एक नया रूप झलकाता है। उन मोतियों को कवि ने सितारों के रूप में कहा है। आगे कवि कहते हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लक्ष्मण जी के विचार को यहाँ कवि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित कर रहे हैं, जिसमें वे कहते हैं 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। ये लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को ऐसा लग रहा है कि ये कल की ही बात है, जब उन्हें वन में आते देख आर्त अचेत हुए थे तात, जब उनके तात यानी कि पिताश्री अचेत हो गए थे उन्हें वन की ओर आते देख के। अब वह समय निकट ही है, लेकिन अब वह समय निकट है जब वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी, लेकिन अयोध्या के जन समूह, लेकिन इस जन को इससे बढ़कर किस धन की प्राप्ति होगी। इनके कहने का अर्थ है कि अयोध्या वासियों को इससे बढ़कर किस धन की प्राप्ति होगी, जब श्री राम वहाँ का राज सिंहासन संभालेंगे, यानी कि श्री राम अमूल्य हैं, श्री राम को अमूल्य दर्शाया गया है। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ हित धारेंगे, लेकिन आर्य उनके बड़े भाई अग्रज श्री राम
लेकिन आर्य राज्यभार यानी कि राज्यभार प्रजार्थ हित धारेंगे, प्रजा के अर्थ के लिए, प्रजा के हित के लिए ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी, वे व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे। वे व्यस्त रहेंगे लेकिन ये भी माना कि वे हमें विवशता के कारण बिसारेंगे, भूलेंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक। हम लोकोपकार का, लोक का, जन का उपकार के विषय में सोचकर हमें इससे कोई शोक नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक, लेकिन अपना हित खुद यह नरलोक नहीं कर सकता है कि हमारे आर्य को इन प्रजार्थ के लिए हमें भिसारना पड़ेगा विवशता में। इस तरह से गुप्त जी ने लक्ष्मण जी के विचारों का बहुत ही अच्छे से चित्रण किया था। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।